थे, चाचू वगैरह, फादर वगैरह सब लोग। लेकिन मुझे हिंदुस्तान से एक लगाव है बचपन से ही। सब लोग ड्राइंग करते थे और मैं झंडे ड्रॉ करती थी। तो वो जो तरीका ऐसा होता गया कि यहाँ पे एक स्कूल बनना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि एक रूम ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि मैं बैठ कर पढ़ाऊंगी कहाँ, तो ऊपर रूम डाला। धीरे धीरे वो रूम, हाँ हाँ, वो छोटी चीज की है जो बचपन में बच्चे करते हैं, खेतों में जाना, आम पेड़ों पे से तोड़ना, चोरियां करना बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे खेत अपने थे। लेकिन किस्से जुड़े न्यूज में जिस शख्सियत का आज बायोग्राफी पे चर्चा की जाएगी, वो न केवल एक बड़ी शख्सियत है, वो जमीन से उठकर जमीन को सजाने का कार्य कर रही हैं। वो महारत रखती है पर्यावरण को सुधारने में, वो महारत रखती है गरीब बच्चों को शिक्षित करने में, वो महारत रखती है नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को सशक्त करने में, वो महारत रखती है भूखों को खाना खिलाने में, दाना पानी भूखों को जो है समय पे मिल जाने के लिए वो महारत रखती है। वो महारत रखती है समाज सेवा में, वो महारत रखती है हर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आज एक सशक्त महिला की जरूरत हो सकती है, जिस क्षेत्र में एक सशक्त शख्सियत की जरूरत हो सकती है, हर उस क्षेत्र में जो महारत रखने का कार्य करती है। यही नहीं जी, मोदी जी के जो भारत विकसित सपनों को साकार करने में वो लगी हुई है। जी, हम बात कर रहे हैं रश्मि टेरेंस की। रश्मि टेरेंस वो शख्सियत है जो सहारनपुर जनपद से वास्ता रखती है, और सहारनपुर जनपद में वास्ता रखते हुए जो है वो अलग अलग बहुमुखी प्रतिभाओं का जो परिचय देने का कार्य कर रही है। न केवल समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन, तमाम उन क्षेत्र में जाके जो लास्ट मोमेंट पे जाके जो वो कार्य करने का कार्य कर रही है। बात अगर रश्मि टेरेंस के जो जीवन परिचय की जाए, बायोग्राफी की जाए, उनका वास्ता जनपद मुरादाबाद के ठाकुर जयपाल सिंह के परिवार से रहा है। जयपाल सिंह का परिवार एक एजुकेशन परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है। माता मीना सिंह के बचपन उनकी कोख से जो है पैदा होने के बाद बचपन उनके संस्कारों के साथ, उनके कहकारों के साथ गुजरने का कार्य किया है। बात अगर जो इनके परिवार के जो की जाए तो इनके परिवार में दादाजी रघुवीर सिंह जो बहुत पहले जो क्रिश्चियन हो चुके थे, परिवार में जो क्रिश्चियनिटी का माहौल रहा है, उसी माहौल को जो है जयपाल सिंह ने, माता मीना सिंह ने आगे बढ़ाते हुए जो रश्मि टेरेंस को संस्कार देने का कार्य किया है। एजुकेशन की अगर हम बात करें, रश्मि टेरेंस जो है MA BEd तक की शिक्षा लेने के बाद जो है बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रही है। शादी लगभग अगर हम बात करी जाए, शादी अब से माने तो जो है आज से लगभग जो 24 साल पहले, जब उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और पढ़ी लिखी भी उस समय बहुत ज़्यादा रश्मि टेरेंस नहीं थी। 20 साल की अवस्था में मात्र जो है फर्स्ट ईयर इंटर का जब पहला साल इनका रहा था, उस समय जो है इनकी शादी जो है हो जाती है, और पति ऑस्विन टेरेंस के साथ इनकी शादी हो जाती है, जो सहारनपुर में रह रहे थे, और सहारनपुर में रहते हुए जो है उनके साथ शादी हो जाती है। पति बिजनेसमैन रहे हैं और उनके साथ जो है जीवन के जो है भरपूर आनंद लेने के लिए जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत की जो है बायोग्राफी किस्से जीडी न्यूज के साथ हम लेके आए हैं अपने दर्शकों के लिए, और उन पहलुओं को भी छूने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए जीडी न्यूज के साथ। प्लीज मैम, कॉल रश्मि टेरेंस, प्लीज आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय, आइए। जीवन यात्रा की शुरुआत जो है रश्मि टेरेंस जी आपके गाँव से, आपके बचपन से, आपके संस्कारों से, आपके माता पिता के कहकारों से ही करते हैं। बचपन कैसा बीता है आपका? मुरादाबाद से आप जो है वास्ता रखते हैं, माइक आपका मुरादाबाद में। बचपन की हम जानना चाहेंगे, बचपन से जो है कैसे निकल के रश्मि टेरेंस आई है,
थोड़ा बताएं आप। बचपन हर इंसान की बहुत ही खूबसूरत यादें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और दोबारा माँ-बाप नहीं मिलता। के जी, दोबारा नहीं मिलता। माँ-बाप ने हमें जैसे पाला पोसा होता है, बढ़ाया होता है, हम उसी संस्कारों में और नीतियों में चल रहे होते हैं। बचपन बहुत खूबसूरत रहा है क्योंकि वो ज़माना कुछ और था, जिस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत कम हुआ करती थी। मैदानों में खेलना, माँ-बापों ने लाइट चले जाने पे बाहर बैठना और लाइट आने पे वापस घर में आना, और पढ़ाई करना, अच्छा खाना माँ के हाथ का खाना, और जिस तरह के संस्कार या पहनावे उन्होंने बताना उस तरह से उन्हें हमें फॉलो करना। तो ऐसा कुछ नहीं था जो बचपन में ना मिला हो, ईश्वर की कृपा थी, ये सब कुछ था। दादा बाबा पिता की उंगली पकड़ कर खेत की मेड़ों से खेत में जाना, बिल्कुल। आम तोड़ के लाना, खेत में जाए इंतजार भी नहीं करना कि घर पे जाके आम खाए जाएंगे या खेत की बिल्कुल, मई पे, ऐसा कुछ भी था जीवन में जाए। देखो मैंने आपको जैसे कि बताया बैकग्राउंड ठाकुर फैमिली से रखते हैं हम लोग। तो दादा जो जमींदार रहे थे, अब तो स्वर्गवासी दादा साहब नहीं है वो हमारे। अभी तो जमींदार खात्मा आज भी हो भी गया। हमारे खेत और बाग हैं, हमारे दादा की कोठियां अभी भी हैं। हम अपने दादा लाई को कुछ भी नहीं बेचा है। तो वो बचपन से आज तक भी कभी उन बागों में और खेतों में जाने को मिलता है तो लगता है कि बचपन थोड़ा सा तो वापस हम जी पा रहे हैं। और हाँ, हर वो छोटी चीज की है जो बचपन में बच्चे करते हैं, खेतों में जाना, आम पेड़ों पे से तोड़ना, चोरियां करना बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे खेत अपने थे लेकिन फिर भी मजा आता था कि हम तोड़ें कि हमारे को दिया जाए। आदतन शगुल होता है वो चीजें, जो बचपन में एक उठाएंगे मारेंगे, उठा के मारेंगे। लाएंगे, सब वो लेके वो हो जाता है और आपका शायद जो उनको लाने के लिए कोई वो भी नहीं होते थे थैले, अपने ही फ्रॉक में अपनी भर के फ्रॉक में भर के जो लेके उसको आना। पल्ला बोलते थे जी, गाँव में, सीधा सीधा लेके आते लेके थे, और आते थे। जैसे मुंह हाथ मुंह बने रहते थे, गंदे होते बिल्कुल थे, बिल्कुल उसमें लेके बिल्कुल, आते थे वो पुलिस टाइम से कुछ भी और ही था। बिल्कुल उस जी। तरह के कुछ और टाइम रहता है। दादाजी के साथ कुछ रहा है आपका, यादें रही है दादाजी के मैं साथ? मेरे खानदान की सबसे बड़ी बेटी हूँ, इसलिए मैं मेरे दादाजी की बेटी और बेटा दोनों था। हमारे यहाँ ये नहीं माना जाता कि लड़का लड़की, हमारे यहाँ पहले जन्म वाले बच्चे को पूरा ताज दिया जाता है, और दादा ने हमेशा वो ताज मेरे सर पे रखा। शहजादी थी घर की। बिल्कुल, हर चीज का स्वागतों में हमेशा सिक्के फेंके जाते थे। प्यार भर बहुत दादा दादी ने सबसे बड़े होने का मान सम्मान दिया और अधिकार सारे दिए। तो ये शहजादी थी, लेकिन कभी कभी जब पापा की परी भी बनी होंगी, थोड़ा बताएं आप, जब पापा की पापा परी ने कैसे बिल्कुल, बनती थी, कैसे कंधे में बैठ के जो रहता था आपको जो, और कभी कभी तो पापा को घोड़ा बना के, वो तमाम चीजें रहती है परिवार में। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि ज्यादातर आज की डेट में लोग बोलते हैं पापा की परी, लेकिन मैं पापा का बेटा था। क्योंकि पापा ने मुझे बचपन से ही ऐसे पाला जिसमें मुझे उन्होंने, चाहे घुड़सवारी करनी हो, चाहे गन शॉट करनी हो, मार्शल आर्ट्स करने हो, स्विमिंग ट्रेन्स हो, कुछ भी हो, उन्होंने एक ऐसे लड़के की तरह पाला जहां मेरी बेटी समाज में पूरी दृढ़ता से खड़ी हो सके, काम कर सके और लोगों का सामना कर सके। तो वो परी वाली फीलिंग हाँ बचपन में जरूर पापा ने खिलाया होगा, गोद में रखा होगा, लेकिन वो जमीन पे ज्यादा रखते थे कि जड़ें हमेशा जमीन ही रहे। आपके हाथ आसमान में हो, जड़े जो आपकी जैसे जमीन में गड़ी हो, तो वो शख्सियत बड़ी होती है। आपके पापा के जिस तरह के संस्कार हैं, लेकिन एक सवाल उठ जाता है, हिंदू फैमिली से आपका वास्ता रहा है, दादाजी का वास्ता रहा है, कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का वृत्तांत क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, आखिर वजह क्या रही कि हिंदू धर्म को जो है अलविदा कहना पड़ा और क्रिश्चियन जो है दादा हो गए थे, इसके पीछे कारण क्या रहे? कारण कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं रहे, किसी का बहकावा नहीं रहा है, किसी की कोई चीज दबाव नहीं रहा है। लेकिन जैसे कि इतना पुराना टाइम था, वो युद्ध के टाइम हुआ करते थे, अंग्रेज हमारे भारत में रहते थे, और क्योंकि दादा ठाकुर थे तो उनसे काफी संबंध रहते थे उन लोगों के, आना जाना, हमारे घर में खाना खाना, उठना बैठना। तो उनकी किताबों को पढ़ना, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा का चलन तो बहुत था, लेकिन शायद उसमें इतना इंसान सीरियस नहीं था। और वही चीज जब हम उनके दादाजी ने देखी कि ये लोग पढ़ाई को कितना महत्व देते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनकी नीतियों को, धीरे धीरे वो चीजें ऑटोमेटिकली ऐसे होती चली गई ऑटोमेटिकली कि वो ट्रेंड अपने आप चेंज होता गया। और उसके बाद मेरे पापा और उनके पूरे भाई बहनों का जो एडमिशन था वो क्रिश्चियन स्कूलों में हो गया। हम, मेरे पापा वगैरह सब रुड़की के पढ़े हुए हैं, तो वो फॉलो अप अपने आप ही हो गया कि हमारे पापा के बाद जब हम आए तो हमें लगा कि हम क्रिश्चियन ही बॉर्न एंड बॉट अप है। तो दादाजी को जो है वो
अंग्रेजों का पहनावा, अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों का कल्चर पसंद आया तो जो है परिवार जो है उसमें कन्वर्ट हो गया, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन दादाजी का पहनावा हिंदुस्तानी रहा, वो हमेशा कुर्ते पजामे सादे पगड़ी लगा के रखना करते थे, लेकिन संस्कार और नीतियां ठाकुराई रही है उनके दिमाग जी, में, फिर भी वो जो उन्होंने राष्ट्रपति उन्होंने रखा जिंदा रखा, लेकिन जो है अपना आपको जो है उनको जी, उनकी फॉलो किया शिक्षाओं तो में जो फॉलो करना फॉलो शुरू किया कर हो दिया जो था, और है शायद चेंज अपना आपको जी कर दिया है। इस तरह हुआ लेकिन था। यहाँ पे एक सवाल उठ जा रहा है आपसे जो है मैम, जो है कि जो है क्या घर में होली दिवाली वगैरह मनाई जाती है, पूजा की जाती है लक्ष्मी की, या जो है वो तमाम जो हमारी पूजा पद्धति रहती है अभी भी हिंदू धर्म को जो है कहने की आप फॉलो करते हैं, या बिल्कुल आपने जो है नहीं किया जाता अब क्रिश्चियन होने के बाद आपके परिवारों में? चलिए मैं इस चीज के बारे में बताती हूँ। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया होगा तो शायद संस्कृत को आप फॉलो कम कर पा रहे होंगे। सेम चीज है, क्रिश्चियनिटी में आने के बाद हम लोग उस तरह से पूजा पाठ भले ही नहीं करते, लेकिन हाँ त्योहारों को हम बखूबी पूरे दिल से मनाते हैं, क्योंकि शायद ये हमारे हिंदुस्तान के भी है और हमारे खून में भी है, और हमारे को ये सब एंजॉय करना अच्छा भी लगता है, क्योंकि इंसानियत के नाते हम मानते हैं कि धर्म की जो एक मुख्यता है वो ये है कि हम सबको जोड़ती है। और मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा कोई त्योहार मनाता होगा, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, और यहाँ तक कि जल में कावड़ लेने जाना हो, मतलब कावड़ में जल लेने जाना हो, ये सब चीज़ें हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं। हाँ, मतलब वही वाली बात है कि जो पूजा नहीं करते लेकिन ये एंजॉयमेंट बहुत करते हैं। आपने जो बात की है ये सबका सम्मान है। क्रिसमस आपने बात की है, जो आपके यहाँ त्योहार मनता है कैसे मनाते हैं उसको, जो है काफी चेंज मतलब ये त्योहार कैसे जी, मनाते हैं? आपके जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े त्योहार जो होते हैं वो किस तरह से मनाते हैं? क्रिश्चियनिटी से तो एक क्रिसमस ही जुड़ा हुआ है, जिसमें जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम लोग करते हैं। घर में बच्चे का जन्मदिन जिस उत्साह से मनाया जाता है, ऐसे ही हम लोग क्रिसमस को बनाते हैं कि हमारे लिए जीसस क्राइस्ट का उस समय बॉर्न है, और हम बहुत सारे गिफ्ट देना पसंद करते हैं लोगों को, गरीबों की उस टाइम मदद बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं, चर्च में जाके अपनी बाइबल्स को रीड करना, लोगों को बताना। और हमारी नीतियाँ एक हैं कि हम धर्म को अपनी नैतिकता के लिए समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन दरअसल हम समाज में इंसानियत को ही निभाते हैं। आप इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत के लिए आपने ये तमाम वो कार्य किया है, लेकिन ये जब हम जब क्रिश्चियनिटी की बात, मैं थोड़ा क्रिश्चियनिटी पे बात करना चाह रहा हूँ कि ये उसमें अभी चूँकि आप ये हिंदू कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो कहने के लगता है कि ये कुछ हम बेटर कर रहे हैं, आई ये बिलीव अच्छा हो रहा है? कि अगर हमने वहाँ से स्टार्टअप किया होता तो शायद बेटर वो होता, और अब हमने स्टार्ट कहीं और से किया है, तो हमारे लिए जो सामने चीज़ है वही हमें बेटर लग रही है। हो सकता है अगर हम उसमें होते तो उसमें भी हम उतने ही बेटर कर रहे होते, क्योंकि जो चीज़ अब हमने परखी नहीं उसके बारे में हम कह नहीं सकते कि वो बेटर था या ये बेटर था। अगर हम अपने दोस्तों को देखते हैं जो उस धर्म से रिलेटेड है, वो भी अपने में बहुत अच्छे संस्कारी लोग हैं, तो हाँ इक्वलिटी है, बराबरता है। आपने हिंदी पढ़ी, आपको बहुत पसंद आ रही है, मैंने इंग्लिश पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आ रही है, लेकिन ये नहीं है कि वो भाषा नहीं है, ये भाषा नहीं है, भाषा दोनों ही। भाषा दोनों। चलिए ये चैप्टर बदलते हैं, बात करते हैं एजुकेशन की। रस्मी पेरेंट्स की जो एजुकेशन है वो किस तरह से रही है? क्या जिला मुख्यालय से आपने जो है किसी क्रिश्चियनिटी से जुड़े वाले स्कूल से आपने किया है, या किसी जगह से आपने अपने मैं शुरुआत पढ़ी किया तो है? बचपन से ही क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स में हूँ। जितने भी हमारे क्रिश्चियंस के अपने कमिश्नर मतलब जो है स्कूल्स होते हैं, उन्हीं से मैंने मिशनरी स्कूल्स से अपनी स्टडीज़ की हैं, और एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि दादा साहब पढ़े हुए थे, पापा साहब पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली हमारे तो हम पढ़े लिखे होंगे ही इसमें से, तो नो डाउट कि हाँ क्रिश्चियन स्कूल से ही हमने मतलब पढ़ते आप जो है BA MA और शादी के बाद आप बता रहे थे कि जो BA MA और B.Ed तक का आपने मैंने अपना फर्स्ट ईयर BA किया था, और उसके बाद शादी प्रपोजल हो गया था, और अच्छा रिश्ता था। ऑस्विन जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो हाँ हो गया शादी का। BA मतलब शादी के बाद कंप्लीट किया, BA कंप्लीट किया, MA कंप्लीट किया, B.Ed कंप्लीट किया, MBBA भी मैंने किया। फर्स्ट 2 सेमेस्टर मैंने MBBA किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी बच्चों का थोड़ा स्वभाव हो रहा था, और मुझे MBA करने के लिए यमुनानगर जाना पड़ रहा था, तो मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। जीवन में जो है मायका छूट जाता है और पति के घर आ जाते हैं, ऑस्विन जी के घर पे आप आ जाते हैं, तो कैसे किस तरह की यादें आपकी रही हैं उस? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि मेरे हस्बैंड साइड जो है साउथ इंडियन है और हम लोग नॉर्थ इंडियन हैं, और उस चीज़ का फ़र्क को बराबर करना बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन क्योंकि इतना पता है कि जो बड़े सिखाएंगे वो अच्छा सिखाएंगे, तो आज तक भी मेरी सासू माँ के साथ और ससुर जी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन
प्यार मोहब्बत और जज्बा हमेशा एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कायम है। वही है कि जो है परिवार को जो है जोड़ के चलना, भले अलग रहे लेकिन जी, जब जी। मन में सम्मान उनके ऊपर रहना चाहिए, अगर बिल्कुल। सम्मान तो परिवार सहारनपुर में रहता है आपके, जो है सासू की बात मेरे की जाए तो। सास-ससुर वगैरह सब ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। जी वो अभी बस मेरे रिसेंटली मम्मी और डैडी यहाँ शिफ्ट हुए थे, जिसमें मेरे डैडी की अभी किसी जी हालात से स्वर्गवास हो गया। जी मम्मी हैं, हमसे थोड़ी आगे दूरी पे रहती हैं, जी लेकिन हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम लंच, डिनर्स वीकेंड्स पे साथ में करें। जी और एक चीज़ होता है, पीढ़ियों का फ़र्क, जिसमें वो अपनी पीढ़ी के हिसाब से रहना पसंद करते हैं, हम अपनी पीढ़ी के हिसाब से रहना पसंद करते हैं। और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए 2 पीढ़ियों के गैप में, तो ये लाइफ बहुत ही खूबसूरत चलने लगती है। अगर हम साथ हों और आप मुझ पे अपना थोपें और मैं आप पे अपना थोपूँ, उससे लड़ाई, क्लैशेस, खराबी, बुराई हो, 2 लोग बाहर के आके आपको जज करें, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम बहुत ही काम लोग हैं, बहुत ही क्वाइटली और बहुत ही पोलाइटली रहना पसंद करते हैं। नो डाउट आप जो पढ़ी लिखी गृहिणी बन के गए, इस घर में आई है, पति अश्विन के साथ में अपना जब जीवन शुरू किया, लेकिन रश्मि टेरेंस जो है, रश्मि टेरेंस कब बनी है, कदम कब रखा गया जब आपसे आपको जो है पहचान मिलनी शुरू हो गई? आप एजुकेशन में भी जो है एजुकेशन बच्चों को दे रही है, एक अच्छा स्कूल भी आप जो है चला रही है, झुग्गी झोंपड़ों पे भी जाके आप जो है स्कूल की जो हाँ है जी। शिक्षा देने का कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, कलम पेंसिल देने का कार्य आप करती हैं। रश्मि टेरेंस जो है गृहिणी से बाहर कैसे आई? मैं सोचती हूँ कि रश्मि टेरेंस गृहिणी तो बाद में बनी है। वो अपनी शादी से पहले एक समाज सेवा का जज्बा था। मेरा सबसे पहले जज्बा बहुत ही ज़्यादा भारतीय है। मेरे फैमिली में ज़्यादातर लोग विदेश में रहते हैं। आज भी मेरे मतलब जब दादा साहब थे और दादी माँ थी, तो वो सब विदेश में रहते थे, चाचू वगैरह, फादर वगैरह सब लोग। लेकिन मुझे हिंदुस्तान से एक लगाव है बचपन से ही। सब लोग ड्राइंग करते थे और मैं झंडे ड्रॉ करती थी। तो वो जो जज्बा रहा, वो यहाँ पे रहने का रहा। और जब अपने ज़ोन से बाहर निकल के देखा, तो बहुत गरीबी, लाचारी, ज़रूरत देखी लोगों की, और उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ा। क्योंकि जब तक हम अपने ज़ोन में, यानी कि अपने दायरे में थे, तब तक हमें लगता था सबको ऐसे ही मिलता होगा, जैसे हमारे पास सब है, आपके पास भी होगा, आपके पास, लेकिन नहीं था। तो वो चीज़ धीरे-धीरे 1 की मदद, 2 की मदद, 3 की मदद, शायद वो ऐसे-ऐसे चलता चला गया और ये जज़्बा ऐसे बढ़ता चला गया। ऐसा कब लगा कि जो आपने कोई दृश्य देखा या आपने जो कोई यथार्थता देखी, आपने देखा कि कोई भूख से तड़प रहा है, कोई शिक्षा से तड़प रहा है, कोई ऐसे कपड़ों से तड़प रहा मंज़र है, आपका दिल पसीज गया है। किस्से ज़रूरी मुझे वो किस्से बताने बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, शख्सियत के साथ-साथ जो उनके दिल से जुड़े हुए रहते हैं, जो आपको पसीज देते हैं, जो लगता है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। रश्मि टेरेंस के साथ क्या हुआ था जब आपने एक भूखे सबसे बच्चे पहले को तो बिलखते देखा होगा? शिक्षा के अभाव में या किसी को ये देखा होगा, छत के अभाव में किस तरह का जीवन आपका रहा है? अगर हम बात करें समाज सेविका रश्मि टेरेंस की। जब मैं स्कूल में ही पढ़ती थी, तभी से मैंने नोटिस किया कि जैसे टिफ़िन मैं लेके आती हूँ, कुछ बच्चे क्लास में बिना टिफ़िन के आते हैं। और जब रिसेस में सब लोग खाना खाने बैठते थे, तो उनसे पूछते थे, आप टिफ़िन नहीं लाए? तो बोलते थे नहीं है। तो अच्छा, आप खाना खा कर आए होंगे? नहीं है। तो आप खाना जाके कि हाँ, घर में सिर्फ 2 ही टाइम खाना बनता है और उसमें ही हमें गुज़ारा करना पड़ता है। तो वो चीज़ों ने बड़ा दर्द महसूस करा दिया कि जैसे हम खा रहे हैं, वैसे हमें भी तो भूख लग रही है। आपने पानी माँगा क्योंकि आपको प्यास लगी। अब था तो दे दिया, नहीं होता तो आप शायद प्यासे ही रहते। इसी तरह भूख है कि माँगा तो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वहाँ वो चीज़ों ने काफ़ी एहसास दिलाया कि नहीं। तो मैंने स्कूल में ही अपने घर में अपनी मम्मा से बोलना शुरू किया कि मेरे टिफ़िन में 4 पराठे दिया करो। मम्मा बोलती थी, इतनी सी हो तुम, पतली-दुबली सी हो, तो तुम 4 पराठे कैसे खा लोगे? मैंने कहा, आप दिया करो। पता चल गया था मम्मा को कि क्यों ले जाती है 4 पराठे। उन्होंने कभी मना नहीं किया और इस तरह से दायरा बढ़ता चला गया। फिर मैंने एक बच्चे को देखा जो हैंड मतलब पंप पे टिप्पणी बहुत, शेयर करना शुरू कर दिया कि भैया आ जा तू भी खा ले। हाँ, मतलब मैं फिर अपने टिफ़िन में से 2 पराठे उनको और 2 पराठे खुद ऐसे खा लेती थी, शेयर कर लेती थी। फिर मैंने देखा, एक बार पहले हॉस्टल में हम लोग विज़िट के लिए गए थे चर्च की तरफ से, तो वो एक छोटा-सा बच्चा बहुत ठंड में खुद ही चला रहा था और कपड़े धो रहा था। तो मैंने बोला, ये बच्चा अपने आप कैसे कपड़े धो सकता है, इतना छोटा है? उसने बोला, माँ-बाप नहीं हैं और ये एक ऐसे आश्रम में रहते हैं और इन्हें अपने काम खुद करने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कि ये बच्चे का भी एक जीवन सुधार कहीं न कहीं तो आएगा। तो इनके लिए शिक्षा जैसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप अकेले भी हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत आपके साथ है, एक तो ईश्वर, दूसरी आपकी शिक्षा। फिर आप दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। एक ये था। और उसके बाद धीरे-धीरे लोगों को देखना, या जो भी लोग ज़रूरत पे आते गए और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम उनकी मदद करने की कोशिश करते रहे। अगर हम बात करें एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की, जो
इसका कदम कब रखा गया, इस ओर जो है शुरुआत कब की गई, और सपने आपके किस तरह के थे, और सहयोग परिवार का किस तरह का आपको मिला है, जहाँ से मैं आपने जो है मुख्य सेविका के रूप में जो है समाज सेवा में आपने जो है उतरने का कार्य किया है, जहाँ से बहुमुखी प्रतिभा, जो मन में दबे हुए उद्गार थे, जो मन में ये था कि मैं कर सकती हूँ, करना है मेरे को, ईश्वरीय शक्ति साथ में थी, एजुकेशन आपके साथ में थी, आप खुद इस बात को मान रही है, बिल्कुल। लेकिन जब आपने फॉलो किया है वो समय कौन सा था? एक टाइम था जब मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाती थी, तो साथ साथ में मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा देती थी, उनसे कोई चार्ज नहीं करती थी। मैं अपनी बेटी को बैठ के पढ़ाती थी, सामने से बच्चे आते थे और इस मोहल्ले के मैं उन्हें भी पढ़ा देती थी। वो पढ़ाने का तरीका ऐसा होता गया कि यहाँ पे एक स्कूल बनना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि एक रूम ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि मैं बैठ कर पढ़ाऊंगी कहाँ, तो ऊपर रूम डाला। धीरे धीरे वो रूम 1 बना, 2 बना, और इस तरह से एक जूनियर हाई स्कूल मेरीडेल अकेडमी चैरिटी स्कूल बन गया, जिसमें बच्चों को मात्र 100 रुपए में पढ़ाया जाता था, यूनिफॉर्म और बुक्स भी दिया जाता था। ये बात आप कब की कर रहे हैं? ये बात मैं कर रही हूँ 2005 की। 2005। जी, ये स्कूल 2005 में जब शुरू हुआ, ये पूरी तरह चैरिटी था। मतलब मैं ये चाह नहीं रहे थे कि हम स्कूल यहाँ पे खोले, लेकिन धीरे धीरे एक वो जी, बनता चला गया, सर्किल ऐसा बनता कोई चला गया। आइडिया नहीं था, क्योंकि हस्बैंड बिजनेस बैकग्राउंड से कर रहे थे, तो मेरा यही था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही उनके साथ में कंप्यूटर्स में काम करती भी थी, कंप्यूटर असेंबलिंग में और मार्केटिंग में करती भी थी। मगर जब ये स्कूल का स्टेप अप हो गया, कहीं दूर तक नहीं पता था, क्योंकि मेरा जो फोन जाने का था, या तो आर्मी में था, या पुलिस में था, या एविएशन में था। तो अब ये स्कूल बन गया इस तरह से, और स्कूल बनते बनते आपका 2009 तक बहुत स्ट्रगल अप करना पड़ा, क्योंकि मान्यता मतलब प्राप्त। मन में चाह हो गई कि ये चलिए इसी से क्षेत्र से जुड़ते हैं, एजुकेशन को ही आगे बढ़ाते हैं, जी, बच्चों को जो जरूरतमंद वाले हैं। और फिर स्कूल बन गया है, चल भी रहा है 8वीं तक, बहुत अच्छा चल भी गया। लेकिन मान्यता प्राप्त किए बिना आपके स्कूल के और बच्चों की शिक्षा के मायने नहीं रह जाते। मायने नहीं रह जाते। और वो मान्यता प्राप्त करने के लिए मुझे वाकई में कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा था, जो शायद कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, या उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें दबाने की कोशिश करते मतलब सिस्टम जो है बहुत अच्छा नहीं था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जी, नहीं थी, मैं ये कहीं बड़ा ना खुल के कहीं। कहना चाहती हूँ ये बात, जी बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ, कि हमारे दर्शक जानना, किससे का मतलब वही है कि चीजें बाहर जी, निकलनी चाहिए। कि जब कोई महिला काम करने आ रही है, तो चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस हो, पब्लिक हो, पत्रकार हो, या पॉलिटिकल हो, इन लोगों को उस महिला को सपोर्ट करना चाहिए, बिना उसकी इज्जत पे उंगली उठाए या उस पे दाग लगाए। ठीक है, तो ये हमारी नारी शक्ति, हमारे देश में देवियों को पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन जब कोई महिला काम करने निकलती है, तो उसे पहले या तो उसको देख के दबाने की कोशिश करते हैं, अंडरएस्टिमेट करते हैं। और क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत स्ट्रांग है, जो जल्दी से टूटती नहीं, झुकती नहीं, तो मैंने उस। संस्कार भी स्ट्रॉन्ग है आपके, जी बता रहे हैं आपके बिल्कुल, दादा पढ़े लिखे हैं, पापा पढ़े लिखे हैं, पति पढ़े लिखे हैं, तमाम इस तरह की फैमिली बैकग्राउंड आपको बिल्कुल मिला है। है। हम हर किसी को नहीं मिलता है रश्मि जी इस तरह का बैकग्राउंड। ये मैं बहुत जी मतलब इसको किस्मत मानती हूँ। भाग्यशाली हैं आप। बिल्कुल मिल। सो इसीलिए फिर वो स्कूल को मान्यता प्राप्त कराने के लिए 2009 में जब बेटा हमारा पैदा हुआ, तो उनके नाम पे हमने एक सोसाइटी रजिस्टर्ड की, सो दैट हम अपने सोसाइटी के अंदर मतलब स्कूल 5 से 2009 तक आपको ये रजिस्ट्रेशन कराने में, या जो समझिए कि ये इसको 4-5 बार हमने फाइलें भी लगाई हैं, फीसेस भी दी हैं, आप उसे फीस बोल लीजिए या आप उसे डोनेशंस बोल लीजिए, वो भी लगाई हैं, लेकिन नहीं, हर बार। गवर्नमेंट को फीस दी है या मेज के नीचे को दी गई? आप दोनों बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, हिंदुस्तान पे मुझे नहीं काम पता ना। आप मुझे एक फाइल आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्कूल एक के लिए एक मान्यता देने के, हाँ, एक पवित्र काम को करने के लिए अपवित्रता के साथ जब चलना पड़ा हो, वो कैसा, वो जानना चाहते हैं ना। ये एक मतलब आप इतना मुझे एक, ट्रेंड। आपका मिशन सही है, जी, आप पवित्रता के साथ पढ़ रहे हैं, समाज को एजुकेशन करने, एजुकेटेड करने हम के लिए ये आप पढ़ बोल रहे सकते हैं, हैं कि लेकिन ये जब नीचे को देना पड़ा वो बताइएगा ना। मैं यही बताती हूँ आपको कि जिस टाइम, ये 2005 की बात बता रही हूँ, मैं खुद 23 साल की थी वहाँ पे, 23-24 साल की एज में, इतना छोटे होने के बाद कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे मान्यता मिलेगी, कहाँ पे। लोगों ने बेवकूफ़ बहुत बनाया, पैसा ये बोल के लेते गए कि क्या बोलते हैं, हम आपकी फीस में लगा रहे हैं, लेकिन वो दरअसल फीस नहीं थी, वो दरअसल उनको एक तरह से ऑब्लाइज करने वाली डोनेशन थी, जिसको बहुत बाद में ऐसे समझ में आया कि ये फीस होती तो अभी तक काम हो चुका होता। ये तो लोग पैसे लेते हैं, फाइल नीचे फेंक देते हैं, पैसे लेते हैं, फाइल नीचे फेंक देते हैं। तो ठीक है, अब नहीं, पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मैं बहुत खिलाफ हूँ रिश्वत के, ना देती हूँ ना लेने देती हूँ, और अगर कोई लेता है तो उस पर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों से ना हमने सीखी है, ना हम प्रमोट करेंगे। जब आप जेन्युइनली काम कर रहे हैं, तो आपको झुकना क्यों, दबना क्यों, गलत रास्ते चलना क्यों। तो एनीवेज, इस चीज़ को मानते हुए हमने बोले अपनी अराउंड सोसाइटी ओपन की, और सोसाइटी के अंडर में रजिस्ट्रेशन आराम से हुआ, मान्यता प्राप्त हुई, और ये स्कूल एक मान्यता प्राप्त स्कूल के रूप में चल पड़ा। और साथ ही साथ जो कार्य हम बिना संस्था के करते आ रहे थे,
अब वो संस्थागत रूप में नाम लेने लगे और इस तरह ये संस्था का नाम पंजीकृत होता रहा है, रजिस्टर्ड होता रहा है। जब हम अपनी संस्था को लेके चले हैं, वो कार्य अभी तक कोई जान भी नहीं रहा था। जब हमारे पास अपनी एनजीओ खड़ी हो गई तो उससे तमाम वो कार्य होने लगे जो हमारी मनसा हमारी पहले से बनी हुई थी। जब मैं मेरीडेल में ऑलरेडी यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल पोस्ट थी तो मैं सहारनपुर पब्लिक स्कूल में वहाँ की जो सुपरवाइजर इंस्पेक्टर होती है सीबीएस आईसीएसई बोर्ड की, वो मैं 5 साल रही हूँ। अच्छा। तो मैं इस तरह से काम ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन वो एक दायरा होता है कि वो एजुकेशनल फील्ड का दायरा था। एरॉन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बढ़ने के बाद वो दायरा असीमित हो, मतलब हिंदी में असीमित हो गया। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप प्लांटेशन कीजिए, आप जल पे काम कीजिए, आप थल पे काम कीजिए, आप वायु पे काम कीजिए, आप एजुकेशन में आ गए, आप हेल्थ में आ गए, आप स्वच्छता में आ गए, आप नारी सम्मान में आ गए। फिर कोई शब्द ऐसा नहीं रहा जिसपे हम लोगों ने काम नहीं किया हुआ। और एक बहुत ही स्ट्रांग टीम हमारे साथ खड़ी हुई। इस शहर की बहुत ही अच्छी शख्सियतें इस टीम में हैं जिन्होंने सच में तन मन धन से पूरे लगाव से इस संस्था में और समाज के लिए कार्य किया। हाँ, बात अगर हम करें कि ये चैरिटेबल आप स्कूल चला रहे हैं, आज हम 2024 में खड़े हैं, 2009 की आप बात बता रहे हैं, क्या अभी भी जय भाव आपके चैरिटेबल है स्कूल की अगर हम बात करें? बिल्कुल, भाव चैरिटेबल आपने कहा कि 100 रुपए से शुरू किया गया जी, था। आज 100 रुपए से शुरू किया था और इतने सालों के दायरे में आज भी 700 रुपए ही फीस है। अच्छा। इस स्कूल को तो 2005 से शुरू है, 2024 है, 20 साल। 20 साल में आज भी ये 700 रुपए है, क्योंकि आपने 100 रुपए में टीचर को सैलरी नहीं निकाल पाएंगे और आपको एजुकेशन भी अच्छी देनी है। आपसे पहले जब यहाँ पे आई थी एक मदर निकल रही थी अभी, और उनका कहना यही था कि मैं नाम नहीं लूंगी स्कूल का, किसी का अपमान करना। जी, उनका बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता है, उनका पड़ोसी का बच्चा एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, और उनका कहना था कि मेरा बच्चा 2 का टेबल एलकेजी में एकदम तोते की तरह बोलता है और उनका बच्चा नहीं बोल पाता। तो ये चीज है कि आज भी हम एजुकेशन सीबीएसई पैटर्न एंड सिलेबस की तरह है। सीबीएसई पैटर्न आपका है, बाकी यूपी बोर्ड से आपने या यूपीसी किया है? एंग्लो इंडियन बोर्ड, एंग्लो से किया हुआ है, बीएससी ऑफिस के अंडर में आते हैं हम लोग। जी। तो इस तरह से ये एजुकेशनल फील्ड में हम लोग आगे बढ़े और समाज और स्कूल और सब चीज ऊपर वाली कृपा से मिल गया। स्कूल के दायरे से निकलकर झोपड़ी तक का सफर आपका कैसा रहा है? पेंसिल किताब विहीन बच्चे, लाइट नहीं होती थी उनके पास में, जो माँ बाप पढ़ाने वाले नहीं होते थे, शिक्षा देने वाला कोई नहीं होता था, फीस के पैसे नहीं होते थे, झोला मिल जाता था। उन बच्चों को मिल जाता है अभी भी कि जाइएगा बाहर से, या कचरा उठा के लाइएगा, कचरा बीन के लाइएगा, और उसके जो पैसे बनेंगे उसको बेच के जो उससे घर परिवार चलता है। कपड़े नहीं होते, रस्मी टेरेंस का जो है स्कूल से निकल के झोपड़ी तक का सफ़र जो एजुकेशन को लेकर आया है, उनको जो है स्टेटस वैल्यू बढ़ाने के लिए रहा, वो किस तरह का सफ़र रहा? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कुछ काम ऐसे हैं जो समाज में दिखते हैं, जो दिखाने में दर्द नहीं होता है क्योंकि आपको समाज को अपने साथ जोड़ना है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी खुददार होते हैं जो अपनी खुददारिता पे लेना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें डर होता है कि उन्हें समाज में दिखाया जाएगा। तो ऐसे हमारे एरिया में पीछे ये पंजाबी बाग में मैं इस समय बैठी हूँ, और पंजाबी बाग के पीछे यहाँ विनोद विहार पड़ता है, डेरा इलाहीपुरा पड़ता है, और बहुत सारी पीछे कॉलोनीज पड़ती है जहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में बहुत ही निचले तबके के हैं, लेकिन माँ बापों में उनकी खुददारी है। तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग बड़े हिडन तरीके से काम करना, उन्हें बुक्स प्रोवाइड करना, उन्हें यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, एहसास भी नहीं कराना कि हम तुम्हारे कुछ कर रहे हैं, तुम्हारे मान सम्मान पे वो नहीं है कि गए और सेल्फी खिंचवा के आ गए। उनके ऐसे तो अनुज जी हजारों काम होंगे जो दिखे होंगे, और हजारों से कहीं गुना ज्यादा हजारों काम होंगे जो नहीं दिखे होंगे, और शायद उन्हें दिखाने की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ती क्योंकि उतना लेवल मैं खुद अकेले भी कर सकती हूँ। दिखाना मुझे वो कार्य पड़ता है जिसके लिए मुझे थोड़ा सा मानव सेवा और चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप भी आए थे दाना पानी में, आपने भी डोनेट किया हुआ है दाना पानी में, कोई बात नहीं। तो वो एक चीज लगी क्योंकि आपके डोनेशन में और 50 लोग खा पा रहे हैं, तो वहां मुझे जरूरत थी। जहां मुझे लगता है कि 2-4 बच्चों का मैं अकेले भी उठा लूंगी, मैं उठा सकती हूँ, और ऐसा जज्बा आज तक भी है क्योंकि कभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का जो माइंड था वो बहुत पहले ड्रॉप बैक सिर्फ मेरे हस्बैंड के ऊपर चला गया था। मैं टोटली इनटू एजुकेशन एंड सोशल वर्क में ही आ गई। अब तो यार बिजनेस से नहीं है, सोशल एक्टिविटी आपकी रहती है। तो जो है कितने बच्चों को जो है जो झोपड़ी के तले शिक्षा ले रहे थे, पोल की लाइट से जो है पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, कितने बच्चों में आप जो है सुधार कर पाए हैं, कितने बच्चों को एजुकेशन का उजाला दे पाई हैं, कितने बच्चों के आप उंगली पकड़ कर चल रही हैं? बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है। मैं एक दिन आपको फिर बुलाऊंगी और उस दिन मैं उन सारे बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा करूंगी जो आज डॉक्टर्स, नर्सेस बन चुके हैं, पुलिस बन चुके हैं, बिजनेस क्लास में आ चुके हैं। वो बच्चे जब यहाँ पर आए थे तो वो
माफ़ी चाहूँगी ऐसे बोलते हुए कि किसी काम वाली दीदी के बच्चे थे, कोई किसी पेंटर के बच्चे थे, डेली की दिहाड़ी के मजदूर के बच्चे थे, और आज उनमें से वो बच्चे पढ़ लिख के कुछ बच्चे विदेश चले गए हैं। एक बच्ची हमारी न्यूजीलैंड में है, वो नर्सिंग करी उन्होंने पैरामेडिकल कॉलेज से, और अब उनकी शादी हो चुकी है, वो न्यूजीलैंड में रहती हैं। हमारे एक बच्चे हैं जो अब हरियाणा में पुलिस में हैं। तो और उन बच्चों का और प्यार सपोर्ट अभी भी इतना है कि वो हमेशा कभी भी कहीं पर भी हमारे साथ खड़े होते हैं। तो ये बात बहुत खुशी की लगती है कि 18, 19, 20 साल पहले जब वो बच्चे यहाँ आए थे, वो इतने छोटे बच्चे 4 साल के रहे होंगे, 5 साल के रहे होंगे, 5 साल में जब एडमिशन करके 20 साल से यहाँ से होकर चले गए हैं, तो आज वो 20-25 साल के बच्चे अपना करियर डेवलप कर चुके हैं। तो ये बहुत प्राइडफुल बात है। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपके करने पर भी आपको नकारा जाता है, आपका मनोबल तोड़ा जाता है, लेकिन मैं वो बंदी हूँ, आप मुझे कितनी बार तोड़ें, मेरे काम को कितना ज़ीरो करें, आप उंगली उठाएं, मेरे सामने फिर कोई ज़रूरत पे खड़ा होगा, मैं फिर सेवा करूँगी, मदद करूँगी। अभी हम आए थे तो ये आपके हस्बैंड बैठे होते, अश्विन जी यहाँ पे बैठे होते, मेरे जैसा निगाह पड़ी आपके ऊपर, मोमेंटो लगे हुए हैं तमाम, होता ना होगा भैया ये कुछ नहीं है, बहुत सारे हमारे घर पे काम चला हुआ है। तो ये मोमेंटो आपकी कहानी ब्याह कर रहे हैं, तमाम वो किससे ब्याह कर रहे हैं, कैसे रस्मी टेरेंस ने समाज की उन रिवायतों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का कार्य किया होगा। बड़ी बात आपकी तरफ आ रही है, जिन बच्चों के जीवन में आपने जो रोशनी देने का कार्य किया, उजियारा देने का कार्य किया, शिक्षा का जो आपने प्रकाश देने का कार्य किया है, भगवान मानते हैं आपको या माँ की श्रेणी में माँ रखते है भाई, हैं? भगवान तो भगवान है। वो बच्चे क्या आपको ईश्वर कैसे की देखते हैं तुलना आपको? ये धरती पे किसी इंसान से नहीं है। मैं हमेशा माँ लोगों को संस्कार देती है, लेकिन रश्मि टेरेंस ने उन बच्चों को माँ बन के जो संस्कार दिए, एजुकेशन दिए, विद्या दिए, माँ सरस्वती का यह आशीर्वाद दिया। कैसे सच देखते में हैं आपको ये? ये बहुत ही अच्छी सी बात है। लेकिन मैं उससे पहले एक बात क्लियर जरूर करना चाहूंगी समाज के सामने कि ईश्वर और इंसान में बहुत फर्क है। देखो, इंसान को इंसान मानिए, भगवान को ही भगवान मानिए। जो लोग भगवान को मतलब इंसान को भगवान मान लेते हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं, है ना। मैंने अपने आप को ये कहूँगी कि मैं उन लोगों की, उनकी माँ जैसी हूँ, उनकी दोस्त जैसी हूँ, उनके लिए उनकी सेवक जैसी हूँ। आज भी आप सुबह किसी दिन स्कूल आइएगा और मैं गेट पे खड़ी मिलूंगी, मेरे बच्चे सबसे पहले आके हग करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, क्योंकि मेरा हग उनके साथ, हग के साथ एक माथे पे प्यार करना भी वाह, होता है। अच्छा, तो सभी बच्चों को प्यार करते हैं? हाँ, जितने छोटे छोटे बच्चे, अब तो कितने बड़े बड़े लड़के भी लंबे हो गए, तो उन्हें तो नहीं कर सकते, बच्चे बड़े भी हो गए। नहीं, वो ये है कि जितने बच्चों को जो उनको लगना चाहिए छोटे कि बच्चों को जैसे माँ के हम छोड़ के आए हैं घर पे, उस तरह की जो हमें आप दुलार, मुझे कितना भी रोता हुआ बच्चा दे दीजिए, मैं चुप करा लूंगी। कितना रूठा हुआ बच्चा दे दीजिए, मैं चुप करा लूंगी। कितना भी गुस्से में आया हुआ कोई पेरेंट्स यहाँ पे आ जाए, मैं समझा लूंगी। पता नहीं ऊपर वाले की तरफ से एक महारत शक्ति है है, आपके अंदर, एक शक्ति ऊपर वाले की तरफ से। बट हाँ, इंसान हूँ, इंसान ही रहूंगी, क्योंकि ईश्वर की जगह तो ईश्वर ही है। नहीं, वो नजरिया बच्चों का रहता है कि ये नहीं होते तो हम कहाँ होते। मैं ऐसा बस आज ये प्यार, पन्नी इकट्ठा कर रहे हो, किसी तरह के काम में रहते हो, कोई नाई के काम में हो, आप विदेशों तक जो बच्चों को जो भेजने का काम किया है, तो आपकी शख्सियत को जो है मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत जो है नमन वंदन। और आपको जो मैं चाहता हूँ कि ईश्वर आपको जो है हिमालय जैसे जो है बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया इन शब्दों के लिए। चलिएगा आगे, अब बढ़ते हैं जो है एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने जहाँ एजुकेशन पे काम किया, बता रहे हैं झुग्गी झोंपड़ी तक का आपने सफ़र तय किया, उन बच्चों को विदेश तक ले जाने का आपने सफ़र तय किया है। साथ साथ जो है इसमें आपने स्वच्छ भारत पे काम किया है, नारी सशक्तिकरण पे काम किया है। कैसे आपने संभव किया है सब? आप बात स्वच्छता की करेंगे। स्वच्छता घर से शुरू होती है। जो संस्कार माँ बापों ने, हमारे शिक्षकों ने दिए कि माफ कीजिएगा, एक लाइन बोलना चाहूंगी कि एक कहावत है कि जिस कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो वो अपनी पूंछ से अपने एरिया को साफ करता है, बैठता है। तो हम तो उस जानवर से ज्यादा उच्च श्रेणी के लोग हैं कि हम इंसान हैं। तो हमें तो ये सिखाया जाता है, तो क्यों हम अपनी चीजों को सीख के आगे ना सिखाएं और क्यों ना करें। और जब वो बात आती है कि वो अब अभियानों के रूप में चले जा रहा है, तो मेरा सवाल ये होता है, उसका अभियान चलाने क्यों है, क्यों जबरदस्ती करवानी है सफाइयां करवानी डेली जरूरत है हमारी, वो तो हमारी डेली नीड है, नीड है वो तो हमारी। बिल्कुल नहाना धोना सफा साफ रहना हमें क्यों बताना पड़ रहा है कि स्वच्छ करो। स्वच्छता हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य है, तो हमें करना है। लेकिन अगर अभियान के रूप में चलाना था तो ठीक है, हम अपनी निजी सोच को फिर अभियानों के जरिए लागू करके दायरे तक रख लेते हैं। हाँ, कि इसलिए जब भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, नगर निगम में मैंने स्वच्छ भारत अभियानों में बहुत ज़्यादा सहयोग साथ दिया, उन लोगों का भी मेरे साथ हमेशा आशीर्वाद बना रहा।
तो इस तरह से हम लोगों ने स्वच्छता के लिए जो भी कार्य कर सकते थे पूरा किया। इसमें पर्यावरण पे भी बहुत काम किया, क्योंकि वाकई में वृक्ष लगाए हैं। आप इस पूरी रोड से जहाँ से आए होंगे, एक एक पेड़ हमारी संस्था के लगाए हुए हैं। आपने जहाँ से आके जहाँ तक अपनी बाइक खड़ी की होगी, आपने पेड़ देखे होंगे बड़े बड़े। बहुत खुशी होती है उन्हें फलते फूलते देखते, क्योंकि सारे हमारे लगाए हुए पेड़ हैं। कितना पौधारोपण किया होगा जगह आप ये स्वच्छता पौधारोपण? गिनती जी। तो हम उसकी ले ही नहीं सकते। अभी आप कैमरा लेके चलिए मेरे ग्राउंड में, अभी भी यहाँ पे 3000 पौधे रखे हुए हैं, जिनमें अमरूद के पौधे, बेल के पौधे, सेंजने की फली के पौधे रखे हैं, जो कि फिर तैयारी हो रही है पब्लिक को बांटने की या उनको प्लांट करने की। और पौधे लगाने की कोई गिनती नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। जब जहाँ लगा के प्लांटेशन कर सकते हैं, हमने ऐसे वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए हैं, और आज वो फल रहे हैं। आप पुलिस लाइन का गेट एंटर कीजिए, वहाँ अशोका के लाइन से पौधे लगे हुए हैं, वो सारे हमारी संस्था द्वारा लगाए हुए हैं। तो ऐसे शहर में अनेकों जगह पार्क हो, सड़क हो। मतलब ये सही है कि कहावत होती है कि अच्छे काम को जो है बांटने में कोई बुराई नहीं है। आप अपनी संस्था के माध्यम से जो है पौधारोपण करा रही है। बरसात के दिनों में जो है हमें भी लगना चाहिए, हमारा जो है शहर हरा भरा शहर के रूप में बिल्कुल लगना कोई बाहर से आए तो उसको लगना चाहिए मैं सहारनपुर में नहीं, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। इस तरह का प्रयास आप लोगों का रहा है। लेकिन कोशिशें हमेशा रही हैं कि हम नगर निगम भी हमें सहयोग करता है, सरकार भी सहयोग करती है। अब तो बीजेपी की सरकार जो है, हालांकि पहले से भी लगता है उसको जो कहने कहना रहता है कि वो जो है पर्यावरण सप्ताह या जो है पौधारोपण के रूप में जो है लंबा एक वो कार्यक्रम चलाते हैं। बात हम नारी सशक्तिकरण की करते हैं। नारी है तो नारी को पहचानती है, और नारी सशक्त कैसे हो सकती है, एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो इसको कैसे देखती है, और नारियों के लिए विशेष महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष किस तरह का जो है कार्य। क्योंकि जब मोदी जी, योगी जी इस बात को कहते हैं कि हमारी नारी पूजनीय तो है ही, सशक्त रहेंगे तो जो है देश भी जो है फलीभूत होगा तमाम। और हमारे शास्त्र वेद तमाम चीजें ये कहते हैं कि जो नारियों को सम्मान मिलना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप लोग, कैसे काम मेरा कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है समस्त नारी शक्ति को, कि सबसे पहले आपकी शक्ति उस चीज में है कि आप अपनी कमजोरियों को और अपने आंसुओं को कभी किसी को ना दिखाएं। क्योंकि आपके आंसू, आपकी कमजोरियां दूसरे को ये ताकत देती है कि वो आप पे हावी होना शुरू कर दे, और एक नारी वहीं दबनी शुरू हो जाती है जहां वो अपनी कमजोरी को, अपने आंसू को, अपनी कमी को समाज को या दूसरे लोगों को दिखाने लगती है। तो शक्ति होना यही है कि आप अपनी कमजोरियों को अपने अंदर रख के अपनी तरक्की को आगे दिखाइए। आप थोड़े हैं, कोई बात नहीं, थोड़े में आगे बढ़ के दिखाइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो कुछ गलत है, नहीं। आप ईमानदारी से काम करिए, आप अपने दम पे, आप अपने चरित्र के नाम से आगे बढ़िए। क्योंकि कई बार महिलाएं क्या होती हैं, किसी के दिखावे में, लालच में आ जाती हैं। वो थोड़े टाइम के लिए बड़ा अच्छा होता है, आपको हरा भरा मिल रहा है, लेकिन उसके बाद का सूखा आपको पता नहीं चलता। शॉर्ट टर्म जो हमेशा नुकसानदायक होता है। ये बात तो जो है कहीं कभी ऐसा हुआ है कि जीवन में जो कोई आई हो, दीदी मेरे को मदद की जरूरत है, दीदी मेरे को जो है, मेरे को घर में, या मेरे को जो है रश्मि टेरेंस ने जो है उस समय क्या किया, जब कोई आई है दीदी बोल के आपका पल्लू पकड़ लिया, आपका हाथ पकड़ लिया, मन दहल गया उसकी व्यथा को इतना देखते हुए। मौका किसी को नहीं दिया मैंने कि वो आए और रिरियाए। उसकी छोटी सी विनती पे भी ये नाम रश्मि टेरेंस हमेशा खड़ा रहा है साथ में। और कोई नहीं, ऐसी बहुत कोई है जो आए और जिनके लिए जो सेवा या जो भी मैं कर पाई मैंने किया। भले ही बाद में वो लोगों का मन उस चीज़ पे अच्छा बोले या बुरा बोले, इसका तो सवाल और जवाब ऊपर वाला देगा। लेकिन हाँ, मैंने जितने भी लोग जहाँ पे भी खड़े हुए हैं मुझसे कुछ लेने आने की उम्मीद में, मैंने हमेशा किया है और आगे भी करने की पूरी उम्मीद। एक नारा आया था पिछले चुनाव में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। रश्मि टेरेंस क्या उन महिलाओं की लड़ाई लड़ना चाहती हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है? आप रश्मि टेरेंस समझ के नाम रही पे हैं, ऐसे आप बहुत समझ केस रहे हैं हैं। उस चीज को। मैं जी। कहना नहीं चाह रहा हूँ ऑन बिल्कुल द बिल्कुल कैमरा, मैं कहना नहीं, नहीं चाह मैं रहा। साफ महिलाओं के साथ में जो है जिस तरह का जो है व्यवहार रहता है, कई बार जिस तरह का जो है उनके सम्मान को लेकर जो है, सम्मान उखेड़ना का, तार तार करने का कार्य सबसे हो पहले जाता है। मैं एक बात आपको बड़ी बड़ी यहाँ पे घटनाएं कहना जो है, चाहूंगी। बड़ी बड़ी घटनाएं जो है बड़े बड़े चैनल उठा देते हैं, लेकिन स्थानीय घटनाओं को जो है दबा दिया जाता है। रश्मि टेरेंस कहाँ खड़ी पाती है आपको सुनिए। रश्मि टेरेंस वहां खड़ी पाएगी जहाँ कोई भी शिक्षक या इंसान खड़े होने से डरेगा, घबराएगा। मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि पहले तो महिलाएं सतर्क रहें, और अगर वो कहीं विक्टिम हो जाती हैं, कहीं पीड़िता हो जाती हैं, तो ऐसे कई केस मेरे पास मैंने सॉल्व किए हैं। हमारी एसएचओ महिला थाना के साथ मिलके, काफ़ी पुलिस वाले हैं जो साथ में होते हैं, जिन्होंने इन चीज़ों में उन महिलाओं को इंसाफ दिलाने की पूरी मेरे साथ
कोशिश की और दिलाया भी। जो फंस गई थी उन्हें वहाँ से निकाला भी। और फंसी औरतें आज की डेट में अगर मेरा इंटरव्यू देखेंगी तो वो ज़रूर जानेंगी कि उनमें से वो सुन भी रही होंगी कि ऐसी महिलाओं को जो कहीं खराब जगह फंस गई उन्हें वहाँ से निकाला, उन्हें दोबारा स्थापित किया, उन्हें शिक्षित और नौकरी दिला के उनकी शादियाँ, उनकी आज वो हँसी खुशी परिवार में जी रही हैं। लेकिन क्योंकि मैं उनका नाम समाज के सामने नहीं ले नहीं, सकती वो होना भी चाहिए मैम। और ना ही इस चीज़ को मैं कहीं अखबारों में, चिट्ठों में बता सकती, लेकिन हाँ, अगर वो देख रही होंगी तो वो जानती होंगी कि वो लोग कौन हैं। आने वाले तेज़ प्रयास आगे भी जारी रहेगा आपका जैसे। बिल्कुल, महिलाओं के लिए अगर वो कहीं पीड़ित हैं, कहीं दुखी हैं, और हाँ, लेकिन एक अच्छी महिला अंदर से होनी भी चाहिए वो, हाँ, वो उसके है ना? अंदर ईमानदारी होनी भी ईमानदारी चाहिए। होनी चाहिए कि अगर तभी मैं कुछ किया उसे जा रास्ता सकता है। दे रही हूँ तो वो रास्ते पे सही से चले। सही से कि चला गलत जाए। चलने की गारंटी है तो फिर मैं तमाम उसके पीछे केसेज नहीं। आते हैं या आज के समय में देखा जाए, पुलिसिंग भी इस बात को मानती है, न्यायालय भी मानता है कि ये तमाम केसेज महिला या अधिक का आरोप आ जाए या अबला होने का कहीं बढ़ जाए, वो नाजायज गलत फायदा नाजायज भी फायदा उठा उठाती लेती है। हैं। ऐसा नहीं होना तो चाहिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ऐसे लोगों के पीछे शायद मैं क्या कोई भी खड़ा होना नहीं पसंद लगना नहीं चाहिए ऐसे जी। लोगों को। हम भी भूखा न रह जाए कोई, रात किसी की भूख से ना कटे। बड़ा प्रयास आपका है दाना पानी को लेके। शुरुआत कैसे की गई थी, कैसे मैनेज करते हैं दाना पानी को, और कितना दाना पानी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कितना दाना पानी आप लोगों, और उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं? दाना पानी की शुरुआत जो हमारे संस्था के उपाध्यक्ष राहुल गुंदेव जी हैं, उनकी एक सोच और पहल है। और दाना पानी हमारे उपाध्यक्ष राहुल गुंदेव जी जो कि दाना पानी के अध्यक्ष हैं, उनके दोस्तों से मिलकर बनाई हुई एक वैन थी। और कुछ टाइम के बाद वो पूरा तरह से हमारी सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आ चुकी है, जो कि अब समाज से जुड़ के समाज हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 300 से 350 लोग डेली खाना खाते हैं, जिसका नारा है 10 रुपए में खाना रोजाना, कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना रहे। और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग इस सेवा में जुड़े हुए हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि वो सामने आए, उनका नाम दिखाया जाए, वो दिल से सेवा करते हैं। और उनके ज़रिए से ये वैन आगे चलती है और इसमें समस्त अराउंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की टीम पूरी तरह से निस्वार्थ से सेवा करती है, कार्यरत रहती है, ड्यूटीज़ देती हैं अपनी जाके। और पर्टिकुलरली दाना पानी के लिए 5 लोग नियुक्त किए गए हैं, जो कि एक रेगुलर बेसिस पे वहीं पे कार्यरत हैं। और ये मुहिम ऐसे चलती रहे, आप जैसे लोग, अब सब समाज के लोग जुड़ के समाज के जरिए से मुहिम आगे बढ़ रही है। तो ऐसा कोई क्षेत्र आपकी नज़र में है जो छूट रहा है, जिस पर आप काम करना चाहते हैं, एनोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो है, उस क्षेत्र को निकट भविष्य में जो है जोड़ेंगे अपने साथ में, जो है समाज को और अच्छे जो है लाभ ले सके? या दूसरा ये है कि जिस सरकारें भी आपके साथ में खड़ी रहती हैं, क्या बात अगर हम ऐड की करें, बात अगर हम सरकार के जो है सपोर्ट की करें, क्या उस तरह की सपोर्ट भी आपको मिले जा रही है आपकी संस्था को, या सरकार भी चाहती है, सरकार का सहयोग भी आपके साथ रहता है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी आपके साथ रहता है, किस तरह का? देखिए, अभी सरकारी अगर आप धनराशि के रूप में बोलेंगे तो हमने कोई सरकार से अभी तक कोई सहयोग नहीं लिया है। अभी तो हमारे साथ हमारे समाज के लोग ही जुड़ के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के कार्यों से चलना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये सवाल बल्कि आपसे कहना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र रह गया है जहाँ पे लगता है कि हमारी सोसाइटी काम नहीं किया है, तो वो लोग आप हमें ढूंढ के बताइए, क्योंकि हमारे नज़रिए में अभी तक ऐसा हर क्षेत्र में हमारी सोसाइटी और हम लोग काम कर चुके हैं। लेकिन हो सकता है जाने अनजाने कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा भाग रह गया हो जहाँ हमारी सोसाइटी काम करने से वंचित हो, तो हम वहाँ पे भी काम करना ज़रूर चाहेंगे। मैं ऑन द रिकॉर्ड में आपको चर्चा करना चाहता हूँ, हालांकि ये बायोग्राफी का हिस्सा नहीं है, चूँकि आपने सवाल उठा दिया है और मन पसीज जाता है। मैं किसी जाति धर्म से बंध के आपको बात नहीं कह रहा हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम हर जगह जाके काम करें। शिवालिक की पहाड़ियों में अगर हम बात करते हैं, एक समाज रहता है जिसको बोलते हैं वन गुज्जर जी, वन गुज्जरों में हमारा बड़ा आना जाना है। क्षेत्र, आना जाना रिश्तेदारी की बात नहीं हो रही मैम, बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं उनको अभी गया था, उनको एक इंटरव्यू मैंने उन लोगों का किया था, उसमें वो आजकल में हमारे यहाँ से तैयार किया है बेटा प्रताप ने, जो है उसको जो है शायद शाम तक या कल तक वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम उनको जो है जीवन यापन की बात करें, अगर उनको जो है बात करें जो है उनकी दिनचर्या की, मोदी जी ने सभी लोगों को जो है इज्जत घर दिया है। तमाम लोग अछूते हैं, 15 से 20 हज़ार की जो है संख्या में बेहट विधानसभा में रहते हैं वो लोग। मोदी जी ने सबको आवास दिया है, तमाम लोग अभी तक अछूते हैं। मोदी जी या सरकार व्यवस्था करती है। अगर बात करें हम हिमाचल और उत्तराखंड की, अगर हम बात करें, उन लोगों ने व्यवस्था की है, उनको जो है स्थापित करने के लिए, घर बनाने के लिए ज़मीन भी दी है, घर भी दिया है, लेकिन वो तमाम लोग अभी तक अछूते हैं। लाइट नहीं है, आपके पास जो है हैंड पंप नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, उनका कोई बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है, उनके पास पूरे
पूरे कबीले में एक फ़ोन उनके पास है, एंड्रॉयड फ़ोन जिसको हम बोलेंगे, बड़ा स्मार्टफोन उनके पास था, लेकिन वो फ़ोन उन पे चलाना नहीं आता था। आज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी समझो विद इन वीक उनके पास पहुंचा था। तो एरॉन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी काम कर सकती है, सरकार को आए ना, साथ में जेडी न्यूज भी आपके साथ बिल्कुल, में रहेगा। हम लोग, हालांकि मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय है कि कुछ अच्छा किया अच्छा जाए, किया जाए। अंधकार जहाँ पे अभी भी है वहाँ पे प्रकाश किया जाए, ऐसे अपेक्षा जब मैं एरॉन की अध्यक्षता से करता हूँ और निवेदन पूर्वक करता हूँ कि हम वहाँ पे कुछ अच्छा करें, सरकार भी जागृत हो उनके लिए जी और उनके जीवन में जो एक बदलाव आ जाए। वहाँ से भी जो इंजीनियर, वहाँ से भी जो एक टीचर्स, वहाँ से भी जो अच्छे अच्छे लोग निकल के आए, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिलियों का होना और आज इस समय में होना तो एक दुख का विषय है। तो मेरा आपसे निवेदन है वहाँ पे आप शुरू। बिल्कुल, वन गुज्जर में आप जिनके बारे में बता रहे हैं, शिवालिक के पहाड़ियों में, उससे पहले कुछ गांव पड़ते हैं, नाम लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही हिंदी के टिपिकल नेम है। वहाँ पे हमारी एरॉन पाठशाला चल रही है, जहाँ पे हम निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते भी हैं जाके। उसको डेली हमारे लिए जाके देखना मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पे हम लोगों ने कुछ बंदों को वहीं के हायर किया हुआ था। सेकेंडली, वहाँ पे जो कमी है वो दो चीज़ों की है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी वजह से एक रोशनी का भाव रहता है। दूसरा वहाँ पे साधन की। अगर हम सरकार के, आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुँच के ये अपील कर पाएँ कि वहाँ पे बिजली और आने जाने का साधन कराया जाए, तो वो बच्चे भी अपने पास के क्षेत्र में जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पीढ़ियां अशिक्षित रही हैं, लेकिन अगर आज के टाइम में वाकई में हम भारत में सुधार चाहते हैं और ऐसे कोनों कोनों में घुस कर शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो प्रयास सरकार को इतना करना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में भरपूर मात्रा में बिजली दिया जाए, क्योंकि पानी की वहाँ कोई कमी नहीं है। बिजली दी जाए और वहाँ पे आने जाने का उनके घरों तक साधन किया जाए, क्योंकि वो अपने साधन नहीं खरीद सकते। उनका काम ज़्यादातर पशुपालन और डेयरी फार्मिंग का है, दूध डेयरी, ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वो उनको इनकम नहीं देती, आय नहीं देती। तो उनका जो इनकम का स्रोत है वो इतना कम और सीमित है कि वो सिर्फ खाना खा सकते हैं और थोड़ा बहुत रहने ओढ़ने पहनने में लगा सकते हैं। शिक्षा हम देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको उस जगह से शिक्षित स्कूलों तक पहुंचाने के लिए एक साधन चाहिए कि कोई गाड़ी लगा दी उनके लिए आए और उनको, क्योंकि उनका माइंड काउंसिल हम लोगों ने पहले भी किया था। मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी हैं, ज्योति चौहान है, जो हम लोग वहाँ पे जाते थे और उनको सामान बांटते थे। और एक और समाज सेवी है हमारे साथ, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी का नाम लेने में, रूही अंजिम जी, उन्होंने भी वहाँ पे कोशिश की कि वो जाएँ और वन गुज्जरों में काम करें। तो इस तरह से हम चाहते हैं, लेकिन खाली अकेला एक दायरा जो होता है सीमित हो जाता है। तो हाँ, अगर आपका चैनल के माध्यम से बात कर सकते हैं और लोग इसमें जुड़े, तो हम उस क्षेत्र को भी शिक्षित एक करने मुहिम चलाई जाएगी, उसमें हम लोग सहयोग में रहेंगे तो हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल कुछ अच्छा सा बेटर किया जाए आगे निकट भविष्य में। बात अगर जो है व्यक्तिगत रूप से जो रश्मि टेरेंस की जाए, गुस्सा बहुत आता होगा गुस्सा। हाँ, और कभी कभी जो है ना यूँ करके यूँ भी किया जाता होगा, क्या रहता है और किस्सा क्या देखिए रहता मैं है? बताती हूँ, एक जो पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअलिटी कह सकते हैं, व्यक्तिगत एक व्यवहार, गुस्सा है और बहुत ज़्यादा है। और शायद उतरता किस पे है? ज़्यादातर अपने पतिदेव पे उतरता है। बाहर तो मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं किया है, मारा नहीं है कभी, कुछ पति नहीं। है तो बेचारे हैं। मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं वो। मैं कहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा समाज उन्हें जानता होगा कि वो एक बहुत ही सज्जन, शांत स्वभाव के एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। बड़े बड़े लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। उनका भी एक कोर्ट चलती है जहाँ पे लोग आते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं और वो बड़े सज्जनता से उसे सुलझा भी देते हैं। तो लेकिन ये उनकी दुर्भाग्यता समझ लीजिए कि उनको इतनी गुस्से वाली वाइफ मिली है कि गुस्सा आता है तो उतरता उन पे, ये बात सच है। कैसे होता है? बोलती बहुत दर्शक हूँ। जानना चाह रहे हैं श्री को आप कीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत कहीं ना कहीं अनछुए पहलू मैंने बोला था कि भाई आपको उससे जहाँ से आप नहीं जानते, अनजान अभी भी हैं, तो ये आप रश्मि देखिए टेरेंस मेरे बचपन से मेरे पापा ने मुझे मार्शल आर्ट सिखाई हुई है, तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। कैसे चलाते हैं? मेरे हाथ पैर चलते हैं। मुझे बस गुस्से में ऐसा होता है कि या तो मैं चिल्लाऊंगी और चुपचाप चली जाऊंगी, और अगर चिल्लाना नहीं है क्योंकि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है और गुस्सा फिर भी उतारना है, तो फिर मैं एक रख के जाऊंगी। तोड़ फोड़ करते हैं कभी कभी? तोड़ फोड़, मेरे हस्बैंड ने मेरे घर की हर चीज का इंश्योरेंस करा रखा है, क्योंकि कभी कभी गुस्सा इस हद तक भी आता है कि हाँ बहुत तोड़ फोड़ हो जाती थी। अब थोड़ा बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये चीजें काबू हो गई हैं कि नहीं करती हूँ। सपना क्या है जीवन? जी बताएं बताएं। एहसास होता है कि हर चीज मेहनत की है, जो मेरे पास है वो बहुतों के पास नहीं है, तो मैं भी उसका इज्जत और सम्मान करूँ। इज्जत और सम्मान करते हैं, गुस्से में भले तोड़ दें। सपना आपने पूछा, सपना क्या है? सपना तो एक
करियर वाइज बोलेंगे तो मैं शायद इंडियन आर्मी ऑल में ओवर होना में पसंद बात नहीं, करती। ऑल ओवर में बात कर रहे हैं, सपना क्या है जो अभी भी जब पूरा करना है, नहीं हुआ अलग बात है। जी। आप तो जब भाग्यशाली हैं उस चीज में, जी। जो आपने चाहे वो आपको मिल गया, दादा अच्छे मिले हैं, पापा अच्छे मिले हैं, सब और पूरा माता परिवार अच्छी मिले, के तमाम लोग अच्छे आशीर्वाद मिले रहा हैं, है। एजुकेशन अच्छी मिली मेरे है, सास ससुर और भी पति बहुत तो अच्छे ऐसे हैं। मिल गए, पति तो ऐसे मिल गए मोम जितना मर्जी है। बिल्कुल। सपना जो होता है ना, इंसान सोच समझ के लेता ज़रूर है, लेकिन वो साकार ईश्वर की कृपा से उसी की मर्ज़ी से होता है। आज की डेट में सिर्फ़ इतना ही है कि जो संस्था मैं चला रही हूँ, उस संस्था को मैं एक मल्टीनेशनल संस्था बनाऊँ, जिसमें संस्था जो आज की डेट में बड़ी-बड़ी संस्थाएँ होती हैं, वो सारी पेड होती हैं। उनके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उन्हें वो तनख्वाहों पे रखते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि खाली ऐसा ना हो कि लोग आए वॉलंटियरली सेवा करें और चले जाओ और उसके बदले उन्हें कुछ मिल ना पाए। नहीं, मेरा ये एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल एनजीओ बनाने का सपना है, जिसमें मैं अपने हर व्यक्ति को पे कर पाऊँ, उसकी रोजी रोजगार मैं सबसे पहले अपनी संस्था से ही बनानी शुरू करूँ। और ऐसे मैंने अपनी संस्था में शुरू भी किया हुआ है कि यहाँ पे बहुत से लोग पेड वर्किंग पर हैं और उनसे उनका घर बार संसार चलता भी है, और धीरे धीरे एक ऐसी संस्था बने जो हर एक ब्लॉक वाइज डिपार्टमेंट वाइज काम कर पाए, लोगों की मदद भी हो पाए, और जो लोगों की मदद कर पा रहे हैं उनका घर भी इसी संस्था से चल पाए। संदेश क्या देना चाहेंगे जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? रश्मि टेरेंस का जो संदेश क्या रहेगा जीडी न्यूज के माध्यम से? शख्सियत की बात हो रही है, जीवन परिचय की बात हो रही है, बायोग्राफी की बात हो रही है, किससे जीडी न्यूज में जो है आप बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, संदेश क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं समस्त लोगों को सिर्फ इतना संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी नीतियों पे अड़े रहिए। आपके कुछ भी मान्यताएं हैं, आपके कुछ भी सपने हैं, उन्हें फॉलो कीजिए, उन पे सशक्त रहिए, समस्त रहिए, संपूर्ण रहिए, अड़े रहिए, और अपने कार्य को तन मन धन से पूरी ईमानदारी से करते रहिए। डगमगाइए मत, क्योंकि जहां आपने किसी लालच में आके किसी छोटे छोटे शॉर्ट टर्म रहता है लोगों का हाँ, लोगों को होता है कि देखिए, तरक्की का रास्ता कभी भी शॉर्ट टर्म है ही नहीं। वो रास्ते जो छोटे होते हैं वो दरअसल बड़े ही खराब और बड़े खराब डरावने होते हैं। लंबा रास्ता भले ही आपको टाइम लगाता है, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। तो सबसे पहले एक अच्छे शख्सियत होने के लिए एक अच्छा इंसान बनिए, और अपनी चीज़ों में दृढ़ और सम्मानित सशक्त रहिए। तो ये थे हमारे साथ में ये किस्से जर्नलिस्ट के साथ में आज जिन पर बायोग्राफी पे चर्चा हो रही थी। रश्मि टेरेंस जो समाज सेविका हैं, तमाम उस क्षेत्र में जाके जो कार्य कर रहे हैं जहाँ पे आज इनकी ज़रूरत है, इनकी संस्था की ज़रूरत है। भूखे को दाना पानी देना, उन बच्चों को जो शिक्षा से दूर है उनको जो शिक्षा का उजियारा देना, स्वास्थ्य पे कार्य करना, पर्यावरण पे कार्य करना, तमाम जगह इनकी संस्था कार्य कर रही हैं। आपको जो है अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और Thank जो है you आपने so जब जेडी न्यूज़ के साथ जब बातचीत की, अपने उन अनछुए पहलुओं पे बात की है, आपने पत्ती से लेके जो है गुस्सा उतारने तक की बात की है। तमाम बात करने के लिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार रश्मि टेरेंस जी। धन्यवाद।